हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। तो करेंट अफेयर की क्लास अपनी स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी पहली क्लास है जनवरी 2024 के करेंट अफेयर। यहां से लेके लगातार हम लोग 6 डेज अपनी क्लासेस देखेंगे, जहां पे हम लोग 6 महीने की करेंट अफेयर को कंप्लीट कर लेंगे। तो 20 के हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उम्मीद करेंगे आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखेंगे। अच्छा, करेंट अफेयर की जो खासियत इस क्लास की है, हमने हर एक करेंट अफेयर के टॉपिक को आपकी ट्रेडिशनल टॉपिक से रिलेट कराया है। प्रयास भी रहा है हर एक टॉपिक से 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाए जो ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, ताकि यहां से आपकी पीवाईक्यू भी और ही ज्यादा स्ट्रांग बना सके, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सके। तो स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर की क्लास को। देखो, वीडियो तो बढ़िया लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भैया पूरा काम करके आए। रिक्वेस्ट बस एक ही है, शुरू में कर ले रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 महीने की करंट अफेयर मैं 6 दिन में खत्म। और इसके बाद से प्रीलिम्स के पहले जब आपकी आय दृष्टि की क्लास आएगी ना, तो फिर भाई आपको पता ही है, आय दृष्टि के लिए तो अपना तो है ही, मतलब अपन तो है ही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे टॉपिक आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये हम लोग देखते हैं। देखो, पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आपकी 22 जनवरी को दी गई थी। कब दी गई अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो 2 पर्सनालिटीज को दिया गया, उत्तर प्रदेश की 2 पर्सनालिटीज को, उनका नाम है अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। पहले नाम याद करो आप लोग, अनुष्का पाठक, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो है आदित्य यादव। ये दोनों यूपी के हैं जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अब एक तो आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है भैया, इसमें जो आदित्य यादव आपको दिख रहा होगा ना, ये एक मूक बधिर, ठीक है, मूक बधिर क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ओके, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, एक मूक बधिर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये ओलंपिक वगैरह भी खेल चुकी है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक बहुत छोटा सा फैक्ट हम लोग लेते हैं। हम सबको पता है भी, हम लोग चिल्ड्रेंस डे कब मनाते हैं, चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं हम लोग, ठीक है, 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को जो चिल्ड्रेंस डे हम लोग मनाते हैं, वो किसकी उपलक्ष्य में मनाते हैं, किसके लिए मनाते हैं, ठीक है। और बताओ, जिसके लिए भी हम लोग चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं, क्या उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या नहीं। सेकेंड टॉपिक हमारा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। ठीक है, स्क्रीन पे आपको बढ़िया बढ़िया फोटो भी दिख रहा होगा। हमको पता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण, ये अभी रिपोर्ट आई है, खासतौर पे जो गैंगेटिक सिटीज है, जो गंगा के किनारे स्थित सिटी है, उनके ऊपर जो रिपोर्ट आती है, जो गंगा सिटी के ऊपर रिपोर्ट आती है, तो जो सर्वोत्तम 2 सिटीज हैं, जो रैंक 1 रैंक 2 पे, यानी सर्वाधिक जो स्वच्छ शहर हैं, वो यूपी के हैं, गंगा पे स्थित शहरों में। पहले नंबर पे आपकी बारी आती है वाराणसी की, और दूसरे नंबर पे आपकी बारी आती है प्रयागराज की। ओके, प्रयागराज की। प्रयागराज में हमको क्या पता है भैया, यहां पे अकबर का किला स्थित है, और यहां पे अकबर के किले में क्या है, एक प्रशस्ति पद, एक प्रशस्ति यहां पे है। ओके, आप बताते हैं कि जो यहां पे एक प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है, वो किसका है, अकबर के किले में जो प्रशस्ति अभिलेख है वो किसका है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भैया आपको थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे क्या करना होगा, होमवर्क के तौर पे आपको गंगा रिवर को तैयार करना होगा। अब देखो, कुछ बेसिक्स में बता देता हूं। अब करना क्या है, जैसे आपको गंगा रिवर को यूट्यूब पे सर्च करना है, शॉर्ट वीडियोस में जाना है। कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने इस पे शॉर्ट्स बनाए हैं कि गंगा की ओरिजिन को दिखाया है, कैसे गंगा को ओरिजिन, और बे ऑफ बंगाल में जब वो गिरती है, बीच में जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, उन ट्रिब्यूटरीज को दिखाता है, कैसे गंगा इनका नाम पड़ता है। जैसे देखो, गंगा नदी के बारे में आपको पता है कि भैया ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से। अच्छा, जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से हमको पता है कि निकलती हैं, तो इनका नाम गंगा नहीं है, तब इनका नाम क्या है, तब हम इस नदी को भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं, भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। बाद में इसी में अलकनंदा नदी आके मिल जाती है, और उसके बाद से कहां पे अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी कहां मिलती है, अलकनंदा रिवर मिलती है देवप्रयाग में, जानना, देवप्रयाग में मिलती है। और यहां से हम लोग क्या जानते हैं, इस रिवर को
फिर इनकी ज्वाइंट जो शाखा है उसको हम लोग गंगा रिवर के नाम से जानते हैं। तो हमको पता है कि पीटी में 5 प्रयाग हैं, कुल अपने पास कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं, ठीक है। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, तो इस तरीके से 5 प्रयाग हैं और ये पांचों प्रयाग 2 रिवर्स की ट्रिब्यूटरी से या इनके संगम से बनी हुई है, ठीक है। 2 रिवर्स के संगम पे आपके लिए होमवर्क है, अन्य जो बचे प्रयाग हैं उनके बारे में कमेंट करो कि भैया ये प्रयाग इस नदी पे, मैं इसका ट्रिक्स भी है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट अगर आप बता दोगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इस ट्रिक को मैं समझाऊंगा। ओके, तो यहां पे एक और होमवर्क क्या होगा कि भाई गंगा रिवर आपको थोड़ा YouTube शॉर्ट्स देखना, रिवर्स कभी भी तैयार करना हो YouTube शॉर्ट्स तैयार करो, बहुत बेहतरीन तैयार होगा। थर्ड नंबर आपके पास आता है MSME। MSME आपकी GS5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। MSME के ऊपर एक डाटा आई है। डाटा क्या आता है इसको ध्यान से देखना होगा। MSME के रूप में जो डाटा आता है वो डाटा ये कहती है कि इस वक्त भारत में सर्वाधिक जो MSME है वो कहां पे है? महाराष्ट्र में है। उसके बाद से सर्वाधिक MSME कहां पे है? तमिलनाडु में है। और तीसरे नंबर पे जो MSME मौजूद है सर्वाधिक, वो आपके यूपी में। देश का 9.4% जो MSME है ना, वो आपकी कहां पे स्थित है? वो आपके यूपी में स्थित है। GS5 में एक टॉपिक है भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो भारत के आर्थिक विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका आप बता सकते हो कि भैया हमारे यहां MSME 1/10% जो MSME है वो हमारे पास है। कुल ये जो 3 स्टेट आपको दिख रहे हैं ना, अगर इन तीनों स्टेट में मौजूद MSMEs काउंट कर जाओ तो 50% MSMEs यहीं पे मौजूद है। 20% MSME क्या है? यहीं पे आपकी मौजूद है। अब देखो MSME से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीएससी बहुत फेवरेट है, पूछ के आती है, वो है MSME डेवलपमेंट एक्ट। कि भैया MSME डेवलपमेंट कब आया, एक्ट कब आया? इसको मुझे लगता है कि मैं पेन को थोड़ा सा, हालांकि डार्क क्या करूं, ऐसे कर लेता हूं। ओके, तो ये MSME की भयानक सी फोटो यहां पे आते हैं। तो हमने क्या देखा? MSME डेवलपमेंट एक्ट। MSME डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? तो 2006 में, 2006 में। आप देखोगे PYQ उठा के तो ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार पूछा हुआ है। तो जिसको नहीं पता था, ठीक है, ये याद कर लेना, एक बार कमेंट में कमेंट कर दोगे तो दिमाग में आ जाएगा आपकी। MSME डेवलपमेंट एक्ट आपका बना था 2006 में बना था। MSME हमको पता है कि जब MSME क्या है भैया, माइक्रो स्मॉल मीडियम, ठीक है, इंटरप्राइजेस। तो ये आपको हो गया MSME का फुल फॉर्म। आप हमको पता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट से संबंधित जो बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाई कि सिडबी कब बनी? सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी आपकी बनी थी स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट को ध्यान में रखती है, यानी उनको ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो ये आपकी बनी थी 2 अप्रैल 1990। शायद सिडबी के ऊपर तो क्वेश्चन इसी बार यूपीआरओ ने दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कम से कम 4 टाइम यूपीपीसीएस नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। तो सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी का संबंध किससे है? तो स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक बार क्वेश्चन ये बन गया कि भाई सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पे या हेड ऑफिस कहां पे है? तो सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो आपके लखनऊ में स्थित है। ओके, लखनऊ में। अगला, अब आप अगर लखनऊ से संबंधित कोई एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कमेंट में बताओ कि सर ये इंस्टीट्यूशन क्या है, लखनऊ में स्थित है, तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। या करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन, ठीक है, कि एक फैक्ट आपको करंट अफेयर से बताओ कि ये सम्मेलन या ये समिट आपका लखनऊ में हुआ था, तो आप ज्यादा खुद को एक्टिव कर पाओगे। कमेंट में लिख देना सर ये भी चीज हुआ था, तो ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई। तो हमने MSME से संबंधित क्या देखा? एक तो करंट में क्यों इंपॉर्टेंट थी? करंट में इंपॉर्टेंट इसलिए थी कि MSME के ऊपर डाटा था कि भैया कि 9.4% जो MSMEs है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये GS5 के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। GS5 के लिए आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलो भैया, अब हम आते हैं यूपी नेडा। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपी नेडा हमको पता है, ठीक है। एक तो आप बता दो, अगर बेटर होगा, कि यूपी नेडा की स्थापना कब की गई, ठीक है। यूपी नेडा की स्थापना कब की गई? अभी यूपी नेडा ने क्या किया है कि 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। आप बोलोगे सर ये याद करा रहे हो आप? बिल्कुल याद करो, आप बता रहा हूं मैं आपको। 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा के लिए 125 प्रोजेक्ट्स पे। 125 प्रोजेक्ट या परियोजनाओं के ऊपर कितने रुपए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है? 125
प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो क्लीन एनर्जी है, जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, तो यूपी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का, कहीं भी मेंस में जीएस 6 वाले दिमाग में रखना, जीएस 6 के लिए, कि यूपी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि हम अपनी ऊर्जा आवश्यकता का, ये यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है। ऊर्जा आवश्यकता का कितना परसेंट, 40% हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, तो ये है हमारा कि इसको हम लोग क्लीन एनर्जी से प्राप्त करेंगे, क्लीन एनर्जी से प्राप्त करेंगे। अब सोचो कि भैया 40% ऊर्जा आवश्यकता हमको कहां से प्राप्त करना है, क्लीन एनर्जी से, और 1 लाख करोड़ रुपए हम लोग 125 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एनर्जी से संबंधित, ठीक है। अब समझना, तो भैया एक तो क्या है, फिर मैं बोलूंगा जीएस 5 में भी इसका रोल है। वहां पे टॉपिक क्या है कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। अब देखो, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट किसका है, भारत सरकार का, ठीक है। तो यूपी की उसमें कंट्रीब्यूशन देख लोगे भाई कि क्लीन एनर्जी के ऊपर यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत तगड़ा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद है यूपी में। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है, आप देखोगे बुंदेलखंड के ऊपर जीएस मेंस में भी क्वेश्चन बन गया था, यहां से क्वेश्चन बन के भी आ सकता है कि टोटल जो ये रुपया खत्म हो रहा है, इसमें से 35,000 करोड़ रुपए अकेले आपकी बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी में, बुंदेलखंड प्लस ईस्टर्न यूपी में अकेले इसमें से 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब बुंदेलखंड के ऊपर अगर आप लोग दिमाग में रखोगे तो बुंदेलखंड में अकेले क्या किया जा रहा है कि जो मैक्सिमम जो सौर मतलब ये परियोजना, जो मैक्सिमम परियोजना लगाई जा रही है, ठीक है, इस बुंदेलखंड और यूपी वाले सेक्शन में, तो मैक्सिमम बुंदेलखंड में लग रही है, मैक्सिमम बुंदेलखंड में। अभी वर्तमान में भी जितनी क्लीन एनर्जी या सौर ऊर्जा संबंधी जो क्लीन एनर्जी अभी स्टेब्लिश है, ठीक है, उसमें देखोगे तो राज्य की जो टोटल क्लीन एनर्जी है उसका 60% कंट्रीब्यूशन आज भी आपका क्या कर रहा है, बुंदेलखंड निभा रहा है। यानी राज्य में उत्पादित कुल ऊर्जा का 60% जो कंट्रीब्यूशन है आज वर्तमान में, वो कौन दे रहा है, वो बुंदेलखंड। अब गवर्नमेंट जब हमको बताया बुंदेलखंड हाईली अनडेवलप्ड एरिया है, बुंदेलखंड के विकास की पिछड़े होने के लिए ऑलरेडी जीएस में क्वेश्चन बन चुका है, तो वहां पे हम लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है, बुंदेलखंड के ऊपर ध्यान दे रही है। यही कारण है कि देखेंगे परियोजनाओं को यहां पे ला रही है, यहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है ताकि यहां इन्वेस्टमेंट आए और बुंदेलखंड के रीजन का विकास हो सके। अब बुंदेलखंड के ऊपर यूपी पीसीएस कुछ क्वेश्चन पूछिए। इसके पहले यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्लीन एनर्जी के ऊपर, खास तौर पे सोलर एनर्जी के ऊपर एक अभियान स्टार्ट किया है या एक योजना स्टार्ट की है, जिस योजना का नाम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में डिटेल हम लोग अप्रैल महीने के करंट अफेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। मुफ्त बिजली योजना, अभी बस दिमाग में रखो कि ऐसा भी एक योजना आ गई है, ओके। गवर्नमेंट हर घर पे क्या है कि सोलर रूफ्स लगाना चाह रही है, जो छतरी आती है वो लगाना चाह रही है ताकि मतलब बिजली जनरेट हो, फ्री में अपना बिजली पाओ, सब्सिडीज स्कीम दे रही है इसके तहत। डिटेल में मैं इसको अप्रैल में आके करंट अफेयर में समझाऊंगा, ये चीज समझना। अब हम लोग क्या पता है, चलो एक चीज बताओ, यूपी को कुल कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा जाता है, एग्रो क्लाइमेट जोन में बांटा जाता है? उम्मीद करेंगे आप सब कमेंट करोगे। देखो, यूपी को जिन एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटा जाता है उसमें एक जोन क्या है, एक जोन आपका बुंदेलखंड है। सेंट्रल जोन में बांटते हो, ईस्टर्न जोन में बांटते हो, वेस्टर्न जोन में बांटते हो, ऐसे हम लोग कुल कितने जोन में बांटते हैं यूपी को? 9 एग्रो क्लाइमेट जोन में हम लोग डिवाइड करते हैं, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में, ओके। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। एग्रो क्लाइमेट जोन में कितने, 9 एग्रो क्लाइमेट जोन्स में बांटते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखो बुंदेलखंड के ऊपर अगला क्या है, बुंदेलखंड वाले रीजन में एग्रीकल्चर के तौर पे देखोगे, पेपर में बार क्वेश्चन बना है कि बुंदेलखंड रीजन में किसकी सर्वाधिक खेती की जाती है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन गया हुआ है, ठीक है, आरओ में। तो ध्यान देना, सोयाबीन प्रोडक्शन में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्वाधिक मैक्स कंट्रीब्यूशन आपका है बुंदेलखंड बेल्ट का। अच्छा, पेपर में आपको बोल दे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यहां पे होमवर्क आपके पास है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, 2 ही ऑप्शन दूंगा, एक दूंगा एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन आपको दूंगा मैं महाराष्ट्र।
ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि सोयाबीन की उत्पादन में सर्वाधिक अग्रणी स्टेट कौन सा है। ये ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन बन गया है और ये फैक्ट चेंज हो चुका है। अब पहले अगर महाराष्ट्र था तो अब एमपी हो चुका है, पहले अगर एमपी था तो अब महाराष्ट्र हो चुका है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोग को इसको कमेंट करना है। अच्छा, अब तक भैया क्लासेस कैसे चल रही है एक बार आप लोग जरूर बताना, ताकि ठीक है बढ़िया रह सके। अब देखो, बुंदेलखंड के ऊपर एक और भी आपको फैक्ट मैं यहां पे तैयार करना चाहूंगा। बुंदेलखंड में एक नृत्य चलता है जिस नृत्य का नाम क्या है, ठीक है, धुरिया, धुरिया डांस। ये एक कल्चरल डांस है जो कि बुंदेलखंड रीजन में किया जाता है। बुंदेलखंड रीजन में ये कुम्हार कास्ट के लोगों के द्वारा, कुम्हार कास्ट के लोगों द्वारा ये डांस किया जाता है। तो एक तो आपका और फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, वो गया धुरिया डांस। तो अब देखिए, यूपी नेडा ने बुंदेलखंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैंने बुंदेलखंड के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको आते हैं। अब यहां पे आपको क्या है, आपको क्या बताया, एक तो कितने एग्रो क्लाइमेट जोन से आपको पता चल गया, सोयाबीन वाला फैक्ट आपको पता चला, धुरिया डांस के बारे में पता चला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पता चल गई। और जो करंट में चीज थी वो तुमको यहाँ पे होमवर्क एक और है, यूपी नेडा की स्थापना कब की गई, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। नेक्स्ट हमारे पास अगला है स्टील, ठीक है। स्टील अभी हाल ही में क्यों न्यूज में आई है, तो स्टील के उत्पादन में अब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया। तो इंडिया क्या बन गया है, यानी भारत अब स्टील का, भारत क्या हो गया है, स्टील का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। अब बात आती है कि किसको पिछाड़ के गया है सेकंड पे, तो भैया टॉप 3 देख लो, समझ जाओगे। फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे चाइना है, सर्वाधिक उत्पादन कहां पता है, तो चाइना में होता है, ठीक है। सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे अभी इंडिया आ गया, अपना भारत आ गया, और थर्ड पे आपका हो गया जापान। ओके, थर्ड पे हो गया जापान। तो यानी जापान को पछाड़ के अभी भारत कहां पे आ गया है, भारत आपके सेकेंड रैंक पे आ गया है। ओके, तो किसको पिछाड़ के टॉप 3 कंट्रीज, वो हम लोग देख लिए। ओके, ये हम लोग देख लिए। आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अब मैं आपको, आप क्या करो, देखो पेपर में क्वेश्चन बन गया था, कौन सा एरिया ऐसा है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो होमवर्क यहां पे एक दूंगा, साथ साथ हर एक टॉपिक में एक आध होमवर्क देता चल रहा हूं, और कुछ फैक्ट्स मैं बता रहा हूं। होमवर्क क्या देने वाला हूं कि भारत में स्थित जो आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको तैयार कर लेना है। 2-3 फैक्ट्स हैं, तैयार कर लेना। मैं जानबूझ के आपको एक्टिव रखने के लिए काम कर रहा हूं। जियोग्राफी में ये आपको फैक्ट मिलेगा, ठीक है, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक जियोग्राफी में जाओगे वहां फैक्ट मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, घटना चक्र में तो दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछ के आया है मैथ्स दी कॉलम में, ठीक है। वो क्वेश्चन था कि भैया आप ये बताओ कि स्टील में, स्टील इंडस्ट्री में लार्जली यूज्ड किसका, मतलब सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है। 4 वहां पे एलिमेंट्स के नाम लिखे थे, ठीक है, और 4 वहां पे ऑप्शंस थे। उसमें एक जगह ऑप्शन में आपका मैंगनीज था, यानी जो मैंगनीज है, ध्यान रहे मैंगनीज है, मैंगनीज का सर्वाधिक यूज, यानी लार्जली जो यूज किया जाता है वो कहां किया जाता है, वो आप किया जाता है मैंगनीज का, ओके, स्टील इंडस्ट्री में। अब देखो हिस्ट्री में भी आपके लिए आयरन स्टील इंपॉर्टेंट है। हमको पता है जो सेकेंड अर्बनाइजेशन होता है, द्वितीय और जो नगरीय क्रांति होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन है लोहे का प्राप्त खोज होना, ठीक है। ये लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता है लोहे की खोज होती है। जब लोहे का खोज होगा तो होता क्या है कि जो गंगा बेल्ट है वहां पे आयरन प्लाऊ, यानी लोहे के हल, ठीक है, लोहे के हल स्टार्ट हो जाएंगे, लोहे के हल बनेंगे। तो लोहे के हल क्या करेंगे, गहरी जुताई करेंगे, ठीक है। तो गहरी जुताई होगी, गहरी जुताई होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, यानी जो यील्ड प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट लगेगा, और इस तरीके से नगरीय क्रांति का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो आप महाजनपद पीरियड पढ़ते हो, महाजनपद पीरियड यानी जो 600 बीसी में आप लोग जानते हो, आपको पता है कि कुल 16 महाजनपद है, जिनमें से 8 महाजनपद आपकी कहां पे स्थित है, आपके यूपी में स्थित है। इन महाजनपदों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है, उनकी कैपिटल्स
कैपिटल्स आता है कि भैया मत्स्य महाजन की कैपिटल कहाँ पे है, कुरु की कैपिटल कहाँ पे है, पांचाल की कैपिटल कहाँ पे है, अहिच्छत्र की कैपिटल, मतलब समझे ना किसकी राजधानी है। ऐसे कुछ की तो दो कैपिटल्स हैं, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल, ऐसे। तो आपको तैयार करना होगा कैपिटल। तो भैया चलो यहीं पे रेफरेंस में बात आ गई है, तो ये भी एक चीज आपको तैयार करनी है, ठीक है। तो द्वितीय नगरीय क्रांति का संबंध किससे हो गया, तो लौह अयस्क की खोज से हो गया। इसके पहले लौह अयस्क का खोज नहीं हो चुका है। यहीं से एक होमवर्क और ले लो कि पहला ऐसा, ठीक है, अब बताओ कि पहले खोज किसकी की गई थी, लोहे, ठीक है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आता ना कि भैया कांसे में, तांबे में, लोहे में, सोने में किसकी खोज पहले की गई थी, ठीक है। तो ये आप एक कमेंट करके बता दो, ठीक है। उम्मीद करेंगे हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आंसर भी स्क्रीन पे दिख रहा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। देखो भैया इस रैंकिंग में ये कंटिन्यूअसली 2 टाइम ऐसा हो चुका, ये रैंकिंग में इंडिया कंटिन्यूअसली लगातार दूसरी बार 4th रैंक पे है, लगातार सेकेंड टाइम इंडिया क्या है, लगातार सेकेंड टाइम आप देखोगे 4th रैंक पे है। ओके, तो इसमें बस आपको यही जानना था कि भैया भारत क्या है, 4th रैंक पे स्थित है। इसके अलावा इसमें और कुछ आपको नहीं जानना, ये मुझे यही बताना था कि लगातार दूसरी बार इंडिया 4th रैंक पे शामिल है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि सबसे बड़ी मिलिट्री पावर कौन सी है, तो ठीक है, ये सारी बातें बताई गई हैं इस इंडेक्स में, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है, उससे कोई लोड की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आते हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोकार्बन सेक्टर का। जब शॉर्ट्स मैंने बनाया था तो इसी हाइड्रोकार्बन सेक्टर के ऊपर शॉर्ट बनाया था। देखो अभी क्या हुआ है, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के ऊपर 2 कंट्रीज के बीच में समझौता हुआ है। उसमें से एक कंट्री आपका इंडिया यानी अपना प्यारा भारत है, और जो दूसरी कंट्री है जिसके साथ एमओयू हुआ है वो आपका है गुयाना। गुयाना, तो यानी भारत और गुयाना के बीच में क्या हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है। किस चीज के ऊपर, तो एक एमओयू साइन हुआ है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के ऊपर। तो पहला तो चीज ये आप लोग दिमाग में रख लीजिए। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोकार्बन, एक तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। तो हमको पता भी कि आप जब कोल, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपको कहां मिलते हैं भाई, कोल्स में, ठीक है। जैसे मैं पेपर में एक बार क्वेश्चन लिख भी देता हूं, कोल क्या है, तो हमको पता है कि कोल एक सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। और इसी में इसमें मेनली किसका जो संकेंद्रण पाया जाता है, तो इसमें मेनली संकेंद्रण आपकी हाइड्रोकार्बन्स का पाया जाता है, ठीक है। मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया, ठीक। तो कोल क्या है, कोल इज सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। एक फैक्ट आपके लिए ये हो गया। अब हम देखेंगे गुयाना के संदर्भ में कि क्या क्या क्वेश्चन। तो एक तो गुयाना का कैपिटल आपसे पूछ सकती है, पूछ सकती नहीं है, यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी गुयाना के कैपिटल के बारे में क्वेश्चन बनाया है। तो गुयाना का कैपिटल क्या हो गया, जॉर्ज टाउन। ये क्या हो गया आपका, गुयाना का कैपिटल हो गया। गुयाना आपको पता रहना चाहिए कि ये बॉक्साइट के उत्पादन में, ध्यान देना है, बॉक्साइट का सर्वाधिक प्रोड्यूसर है। बॉक्साइट का क्या है, ये मेजर प्रोड्यूसर है, ओके। बॉक्साइट का मेजर प्रोड्यूसर है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। बॉक्साइट का क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है। अब एक बार करना क्या आपको, गुयाना को आपको गूगल करना होगा और इसकी एक बार लोकेशन आपको देखनी होगी। साउथ अमेरिका में आपको इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। तो हो सकता हो गूगल करोगे तो कुछ और भी फैक्ट्स आपको समझ में आ जाए। तो हमने, ठीक है, करंट में इंपॉर्टेंट क्यों था वो देखा, और इससे संबंधित 3-4 फैक्ट्स और देख ले। दोस्त प्लीज वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार 6 मंथ के करंट अफेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग 25 मिनट की क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास अगला देखते हैं।
बॉक्साइट के संदर्भ में आपको यहां पे, ठीक है, मैंने इसको जो फिगर यहां पे दिमाग रखना है कि 20 वर्ड्स में एक नोट्स तैयार करना होगा। 20 वर्ड्स में एक खुद से एक नोट्स तैयार करो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना है। चलो भैया एक लाइन तो मान लो आपको पता चल गया कि बॉक्साइट का क्या है, मोजर प्रोड्यूसर है, ठीक है, लेकिन 20 वर्ड्स में बेटर रहेगा। ये भी आपको मैं बता देता हूं कहां मिलेगा। घटना चक्र की ज्योग्राफी में जाओगे कहीं नहीं पाओगे, तो इंडेक्स लिखा रहता ना, वहां इंडेक्स में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा, ठीक है, तैयार कर जाना। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पे एक 20 वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स, यानी 3-4 फैक्ट्स बॉक्साइट के बारे में जरूर देख लो, खासकर जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं। मैं जानबूझ के इस पे कलम नहीं चला रहा हूं ताकि आप लोग इसी बहाने थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पलटोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, तो ये इसकी फिगर बनाने के पीछे का बस यही रीजन था कि ये आप लोग कर लोगे। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है, ये अपनी कॉपी में जरूर कर लेना है। ओके, नेक्स्ट आओ, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, सबसे गहरी मूंगा चट्टान, डीपेस्ट कोरल रॉक्स की क्या हुई है, खोज की गई है। अब भैया कहां खोज की गई है, तो देखना इसकी अब सोचो, ये इसकी ये केवल गहरी नहीं है, लंबी भी बहुत है। अब देखो पहला काम जो हम लोग जानने वाले हैं, कहां इसकी खोज की गई है, तो इसकी खोज की गई है आपकी अटलांटिक तट यूएसए के पास। अटलांटिक तट, अटलांटिक कोस्ट, यूएसए के पास इसकी खोज की गई है। ये पहली बात होगी। सेकंड आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका विस्तार क्या है, बहुत चौड़ा भी है, ये बहुत लंबाई इसका है, फ्लोरिडा से लेकर दक्षिण कैरोलिना तक इसका विस्तार है। हमको पता है यूएसए में एक पार्क है जिसको हम लोग कहते हैं एलो नेशनल पार्क। एलो नेशनल पार्क, इस एलो नेशनल पार्क से 3 गुना इससे क्या है, 3 गुना है इसकी लंबाई। ओके, 3 गुनी लंबाई है। तो इसका विस्तार कहां से है, फ्लोरिडा से दक्षिण कैरोलिना तक है। हम होता है एलो नेशनल पार्क विश्व का पहला नेशनल पार्क है। सही है स्टेटमेंट या नहीं है, ये आप लोग कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग और क्या देखने वाले हैं। अच्छा, भारत में क्या कोरल जो रीफ्स मौजूद हैं, थोड़ा भारत इंडियन कोरल रीफ के बारे में सोचते हैं। तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, कोरल रीफ, बहुत ये, ठीक है, ये कहीं करंट अफेयर में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सब। अब देखो आपको जो करंट अफेयर में मिलेगा वो ये जानकारी मिल जाएगी और ये जानकारी मिल जाएगी। अब देखो सारी जानकारी वैल्यूएशन कोरल रीफ्स आप जब पढ़ते हो तुमको होता है कि भारत के 4 एरियाज में कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। पहला क्या है आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, आगे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, CWH ना कच्छ। यहां पे जंगली गधे भी, कच्छ में क्या है, जंगली गधे भी पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगला क्या होगा आपका, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यानी आइसलैंड्स। इन 4 जगहों पे आपकी कोरल रीफ्स पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आपका लक्षद्वीप है, क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा, आपको पीटी में क्वेश्चन बन के आया है कि वो कौन सा आइसलैंड है जो बिल्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट, पूछा हुआ है कि कोरल डिपॉजिट से कौन सा बना हुआ द्वीप है। तो लक्षद्वीप एक ऐसा आइसलैंड है जो कि कोरल डिपॉजिट से बना ही है, कोरल डिपॉजिट से बना ही है। ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया है, एक फैक्ट यहां से आप और अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ, GBR जिसको हम लोग कह सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो भैया ये भी आपका ग्रेट बैरियर भी क्या है, एक कोरल रीफ है। कहां का, तो ये आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आप यहां से तैयार कर सकते हो, यहां से आपने ये तैयार कर लिया। इतने सारी चीजें, इतने सारे फैक्ट्स को हमने आपकी कोरल रॉक से तैयार कर लिया। अब
ये बताओ कोरल रॉक्स बने किसके होते हैं? ठीक है, यहां से ले लो होमवर्क। ओके, प्रवाल जीवों के क्या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या किसी और चीज के? ये तो आपको कमेंट करके बताना है, जो लिख दोगे मान लेंगे आंसर सही है। तो कोरल रॉक्स बने किसके होते हैं, ये तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, ये आपका काम है। और जो लोग क्लासेस देख रहे हो ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिव्यू भी देना, ताकि बाद में होता क्या ना कि आप तो देख के चले जाते हो, बाद में अभी ये करंट अफेयर की क्लास अब 3-4 महीने लोग देखेंगे, तो आपके कमेंट से उनको पता रहेगा कि भाई इसमें वाहियात चीजें पढ़ाई गई हैं या फिर बढ़िया चीजें पढ़ाई गई हैं। वो इसको देखने में समय खत्म करे या नहीं, उनको पता चल जाएगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करना, आगे वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। देखो, अभी हाल ही में आपकी NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इंपॉर्टेंट है। हमको पता है हमने टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, टाइगर प्रोजेक्ट हमने कब स्टार्ट किया था? 1973 में। और अभी चल कितना रहा है? तो चल रहा है भैया 2023, यानी टाइगर प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए कितने साल हो गया? 50 ईयर, 50 वर्ष हो गया। तो 50 वर्ष तो हम लोग सिल्वर जुबली मनाते हैं, गोल्डन जुबली मनाते हैं, एक तरह जुबली चलता नहीं है, तो कौन सा जुबली मनाते हैं? तो कोई तो जुबली मनाई जा रही थी जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, और यहां पे एक स्मारक भी स्टार्ट करते हैं, एक स्मारक सिक्का इससे संबंधित वो जारी करते हैं। अब भैया मोदी जी जाएंगे, 50 ईयर टाइगर प्रोजेक्ट का हो रहा है, तो कुछ बड़ा करके आएंगे। होता क्या है, इसी दिन एक आपकी बाघों के ऊपर एक रिपोर्ट आती है, जिसको हम लोग कहते हैं बाघ अनुमान रिपोर्ट 2022। इसी दिन क्या होता है, आपकी बाघ अनुमान रिपोर्ट आती है, बाघ अनुमान रिपोर्ट आती है 2022 को, 2022 की। और ये बाघ अनुमान रिपोर्ट कहती क्या है कि विश्व के 70% जो जंगली बाघ हैं, 70% से अधिक, विश्व के 70% से अधिक प्लस जो जंगली बाघ हैं वो कहां पे स्थित है? भारत में। यानी भारत का जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो क्या हुआ है? बहुत ही सफल रहा है। करेंट डाटा क्या है कि भारत में 3167 टाइगर्स मौजूद हैं वर्तमान में। ये अनुमानित है, एक दो मान लो कि नहीं गिरी होगी। अब यहां से क्या है, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको इस दिवस के अवसर पर मोदी जी ने लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया मोदी जी ने? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी गलती होगी तो भैया माफ करना। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी जी ने स्टार्ट किया, तो देखो इसमें क्या है कि कैट की कितनी प्रजातियों, कैट की 7 प्रजातियों को इसमें क्या है संरक्षण देने की बात बोलेगी कि इनकी हम लोग संरक्षण पे ध्यान देंगे। ठीक है, कैट की 7 प्रजातियां कौन सी? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, और आपका एक हो गया प्यूमा। ये वो 7 प्रजातियां हैं जिसके संरक्षण की बात मोदी जी के द्वारा बोली गई है। ओके, अब देखो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स में आपको बता दूं, कुछ होमवर्क दूंगा। टाइगर रिजर्व हमको पता है कि एक टाइगर रिजर्व है आपका, उसका नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। चलो भैया बता दिया आपको। नेक्स्ट मान लो आपको एक टाइगर रिजर्व दे दिया, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है? चलो भाई बता दिया, आपका MP में है। चलो अब आप लोग बताओ, ठीक है, बताओ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पे है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कमेंट बॉक्स में इसको तुरंत का तुरंत कमेंट करो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है। चलो एक और आप लोग बता दो, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जहां पे बाघों के फिर से यहां पे बसाने के परियोजना पे काम चल रहा है, तो ये करंट में है, इसलिए न्यूज में आ सकती है पेपर में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पे स्थित है बताइए आप लोग। ठीक है, हमको पता है एक जैसे हमने यहां पे क्या देखा, मालो टाइगर रिजर्व देखा ना MP में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहां पे स्थित है? आपका MP में स्थित है। ओके,
रामधर विस्तारी अभी रिसेंट में शामिल किया गया था। रामधर विस्तारी टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान का टाइगर रिजर्व है। तो बहुत सारी चीजें हमने टाइगर रिजर्व देख लिया, 4-5 का एग्जांपल देख लिया, 2 होमवर्क दे दिया हूं आपको, 2 बता दिया हूं, 2 अभी जस्ट बता, तो 6 टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये होमवर्क, जो होमवर्क है प्लीज होमवर्क जरूर करना, होमवर्क को हल्के में मत लेना, क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा होमवर्क होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं भैया क्वेश्चन, वो बाघ चिल्ला रहा है। ठीक है, आते हैं हम लोग। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैंने यही बता दिया, तो ये खाली ना रहे, तो इसलिए क्या करता हूं, रुकिए भाई, इसको भर देता हूं, मैं जुगाड़ रेख के चलता हूं। देखो देखे, ओके, तो ये हो गया, ये दिखिए आप लोग को, इसको अनग्रुप करूंगा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये कलर दिख रहा है, सही दिख रहा है। ओके, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस देखो यहाँ पे है, सारा मस्त मस्त फोटोज है, वो बढ़िया बढ़िया देख लेना है। स्नो लेपर्ड आपको पता है नेचुरली पाई जाती है, ये आपकी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन बनाया हुआ है। स्नो लेपर्ड ये आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड अभी राज्य पशु के रूप में भी नामित किया गया है। आप बता सकते हो कि कौन से स्टेट के द्वारा। अब ये देखिए, तहरीक-ए-हुर्रियत, तहरीक-ए-हुर्रियत को अभी क्या किया है, हमारे अमित शाह जी ने बैन कर दिया। ठीक है भाई, इसको बैन किया है, क्यों बैन किया, किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत, तो यूएपीए के तहत इसको बैन किया गया है। यूएपीए एक्ट कब आया था, तो 1967 में यूएपीए एक्ट आया था। इसी की धारा 3(1) के तहत इसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया, धारा 3(1) के तहत बैन कर दिया गया। तो यूएपीए एक्ट 1967, एक तो हम लोग ये तैयार कर लेंगे। यूएपीए एक्ट क्या है, तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम है, और रोकथाम एक्ट है। तो अभी क्या, यूएपीए 1967, ये पेपर में क्वेश्चन बन जा सकता है। अच्छा ये बताओ, ताज अटैक आपको याद है, तो बताओ ताज अटैक किस ईयर में हुआ था। जब ताज अटैक हो जाता है उसके बाद क्या किया, यूएपीए एक्ट को और भी ज्यादा, उस घटना के बाद से यूएपीए एक्ट को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की गई। इसमें किसी भी ऐसी व्यक्ति को जिस पे आतंकवाद के फैलाने का खतरा देखा जा रहा है कि उसमें संलिप्त है या फैला रहा है या फैला सकता है, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेने या एज आतंकवादी, ठीक है, उसको करार देने के यहाँ पे राइट्स दिए गए, यानी बहुत कठोर बना दिया गया था। ठीक, तो यूएपीए एक्ट में बहुत सारी चेंजिंग किए गए उस घटने के बारे में बात, तो यूएपीए एक्ट के तहत ऐसा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तहरीक-ए-हुर्रियत, ये इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलो भैया, वित्त आयोग, नया वित्त आयोग का गठन कब होगा, कब होगा, हालत खराब हो गई थी अपने लोग की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि लिखा गया था कि राष्ट्रपति जब संविधान का गठन होता है, मतलब ठीक है, तो उसके 2 साल के अंदर वित्त आयोग का गठन करेगा, और हर 5 साल पे या जब वो उचित समझे तब फाइनेंस कमीशन का क्या करेगा, गठन करता रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। ठीक, वित्त आयोग के संदर्भ में। ओके, ये लिख नहीं रहा हूं, इतनी बड़ी कहानी दिमाग रखना। ये अच्छा, वित्त आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आप पेपर में देख के समझ जाओ। जितने भी आयोग टाइप की चीजें, यूपीएससी, ठीक है, इन सब के ऊपर इन सब के आर्टिकल्स, चुनाव आयोग, ठीक है, अब यहां पे लिख भी दो, अब दिमाग में आ गया यहीं पे, तो यहां पे लिख देता हूं। यूपीएससी से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल, ओके, इनसे संबंधित जो आर्टिकल्स हैं इसको होमवर्क कर देना। होमवर्क का मतलब है कमेंट बॉक्स में ही बताओ, अपने डायरी में नोट कर लो। ठीक, अब देखो इसका संबंध किससे है, कुछ तो बाल कट जा रहा क्या, आर्टिकल 280, ठीक है, अनुच्छेद 280 से संबंध है। 280 में फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ये तो हमने तैयार कर लिया भैया। ठीक है, अच्छा अभी रिसेंट में
रिसेंट में कौन यानी नवीनतम या अभी तत्कालीन हमारे फाइनेंस कमिश्नर कौन है? तो वो आपके हैं अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। ओके, इसके पहले हमको पता है ये नीति आयोग में क्या थे? उपाध्यक्ष के पद पे थे। ठीक है, तो एक यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहो तो नीति आयोग यहीं पे लिख भी देता हूं, आप नीति आयोग भी पढ़ लो, नीति आयोग पढ़ लो। हमको पता कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भैया 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके पहले कौन क्या था? इसके पहले हमको पता कि योजना आयोग थी। इसके पहले क्या थी? योजना आयोग थी। योजना आयोग हर 5 मतलब क्या करती? 5th ईयर प्लान बनाती थी। टोटल हमको पता है कि 12th 5th ईयर प्लान बने हुए हैं, 12 5th ईयर प्लान बने हुए हैं, 5th ईयर प्लान बने हैं। ओके, और ये 12वां 5th ईयर प्लान जो आपका था, ये बताओ कब से कब तक चला? ठीक है, कब से कब तक चला? एक तो 12वां 5th ईयर प्लान, ये आपको कमेंट करना है। इसमें ग्रोथ रेट कितना अनुमानित था? ग्रोथ रेट कितना अनुमानित था ये बताना है। 2 फैक्ट पेपर में आया हुआ है, ये आप लोग बता दो। ओके, अच्छा, पहले वित्त आयोग कौन बने होंगे फिर? ठीक है, तो पहले जो आपके वित्त आयोग बने थे वो बने थे केसी नियोगी जी, केसी नियोगी। अब यहां पे मेरा होमवर्क कब नहीं होगा? यहां तो बहुत सिंपल था, चुनाव आयोग का आर्टिकल बताओ, यूपीएससी की आर्टिकल बताओ, नीति आयोग के बारे में मैंने ही बता दिया। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन हो गया कि भैया क्या क्या हो गया। अब बताओ थोड़ा सा और सिंपल होमवर्क लो। पेपर अगर आप लोग पीवाईक्यू पढ़ रहे होगे कि नहीं, इसका टेस्ट करते हैं। 13th वित्त आयोग कौन है? 14वां वित्त आयोग कौन बना था? अभी रिसेंट में 15वें गए हैं, वो कौन थे? तो 13th 14th 15th इनका नाम बताओ। पहला एक होमवर्क ये भी आपके सामने है, इसको आप लोग कमेंट कर दो। ओके, इसको कमेंट कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपकी पीवाईक्यूज में, मतलब जितनी करेंट की थी, कुछ ट्रेडिशनल जो बुक्स में आई है वो तो मैंने बताया ही पेपर में, कुछ होमवर्क मैंने दिया वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपको दिमाग में रखना है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, ये सिंपल से फैक्ट है, हमें बताइए, ये फोटो देख के ही आपको लग रहा होगा ये कौन है। तो इस पर्सनालिटी का नाम है मुनव्वर राणा जी। ठीक है, तो मुनव्वर राणा जी की डेथ हो गई थी। इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम है, ध्यान देना है, ठीक है, सादाबा। सादाबा की वजह से इनको क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? इस पुरस्कार को रिटर्न कर दिया। 2018 में शायद ये रिटर्न किया था या 2019 में, एक बार देख लेना आप फैक्ट। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस ये दिमाग में रखो कि इन्होंने रिटर्न कर दिया, सरकार को वापस लौटा दिया। इनकी जो भाषा शैली थी बाद में एंटी गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मतलब समझे ना, इसलिए इन्होंने वापस कर दिया था। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट भी इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दे दिया था। तो ये सारी बातें थी, ये तो हम लोगों ने देख लिया। ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिसेंट में बताओ तत्कालीन इस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? सबसे करेंट में। ठीक, आगे मिलता जाएगा, पढ़ाते जाएंगे, बट अभी बता दोगे तो बढ़िया है। आप यहां पे देखो, अभियान खंजर। ठीक है, अभियान खंजर किसके विषय में? तो हमको पता है एक देश है, उस देश का नाम है किर्गिस्तान। ये दिख रहा है आपको? ये देखो किर्गिस्तान, ये देश है किर्गिस्तान। आप यहाँ पे देखो चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है, ऊपर देखो कि कजाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत पहले यहाँ पे देखो उज्बेकिस्तान के साथ थोड़ा सा बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भारत पाकिस्तान इन सब के साथ बाउंड्री नहीं टच करता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यानी सेंट्रल एशियन कंट्री किर्गिस्तान एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पहली बात, अभियान खंजर किसके साथ चल रहा है? तो ये चलता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, ये ऑपरेशन खंजर या अभियान चलता है। ठीक है, अब देखो इस बार का रिसेंट जो ऑपरेशन खंजर था वो हुआ कहां पे है? तो वो एक लोकेशन है बकलोह एमपी में इस बार इसका आयोजन किया गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है। अच्छा, किर्गिस्तान की, चलो भैया आप क्या करो, कैपिटल बताओ, क्वेश्चन मार्क।
होमवर्क है, आप बताओ 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? ओके, क्वेश्चन मार्क बताना है। आगे मैं बताता हूं, किर्गिस्तान क्या है? किर्गिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड देश है। जितने भी यहां पे देखो लैंड लॉक्ड देश आपकी देखो कि यहां पे अफगानिस्तान आपका लैंड लॉक्ड देश है, उज्बेकिस्तान आपका लैंड लॉक्ड देश है। दुनिया में कुल 45 लैंड लॉक्ड देश है। एग्जैक्ट मैं फैक्ट मैं क्लियर हूँ, लगभग 45 लैंड लॉक्ड देश है, ठीक है। 45 लैंड लॉक्ड देश है, जैसे लाओस आपका लैंड लॉक्ड देश है, 3 लैंड लॉक्ड देश आपकी साउदर्न अमेरिका में स्थित है। तो आपको ये लैंड लॉक्ड देश, सेंट्रल एशिया के जो लैंड लॉक्ड देश है, साउदर्न अमेरिका के जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनको, और जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पे जो लैंड लॉक्ड जैसे लाओस वगैरह, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आता है। खासतौर पे साउथ ईस्ट एशिया पे आजकल दिख रहा है ना कि जियोग्राफिकली मैपिंग बेस्ड काफ़ी आयोग फोकस है। जैसे लास्ट ड्यूरेशन बना दिया क्वेश्चन की इंडोनेशिया के ऊपर, इंडोनेशिया आइसलैंड पे क्वेश्चन बना दिया। इसके पहले जापान के ऊपर क्वेश्चन बनाती है कि भाई कि जो जापान के तीनों द्वीप है उनको अरेंज करो नॉर्थ और साउथ, ठीक है, कौन सा जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा सबसे छोटा द्वीप है, ऐसे क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो अपने दिमाग में रखना है कि जो 2 होमवर्क दिया वो करना है। आपके पास अच्छा काम अगर चाहो तो, चूंकि ये एक लैंड लॉक देश है, तो मैंने बताया था कि साउथ अमेरिका में 3 ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जो लैंड लॉक्ड है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं बता दूं यार, देखो मुझे अगर इतना पता है तो मुझे कंट्री का नाम भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं यार कि थोड़ा काम प्रीलिम्स आपको निकालना ना, निकालने के लिए थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा मत लो, ठीक है। तो कर रहे हैं लैंड लॉक कंट्रीज, एटलीस्ट कम से कम आपको पेपर में एटलीस्ट क्यों समय होगा 5-6 कंट्रीज के नाम आपको बताना चाहिए। साउथ अमेरिका की जो 3 कंट्रीज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। लिथियम ब्लॉक, अब ध्यान देना, ये आप साउथ अमेरिका दिख रहे होगे, ठीक है। साउथ अमेरिका यहाँ पे आपको बहुत क्लियर सा दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया सा, ऊपर आपको कैरेबियन सी दिख रहा होगा, ठीक है, वगैरह 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 आते हैं। देखो अभी साउथ जो लिथियम ब्लॉक है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखते हैं। लिथियम ब्लॉक को हम बोलते हैं, लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। लिथियम को लोग क्या करते हैं, व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो व्हाइट गोल्ड ये PYQ में क्वेश्चन बन के आया है, वो आपके लिथियम को कहते हैं, ठीक है। और लिथियम को लेके अभी क्या हुआ है कि भारत, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में एक MOU साइन हुआ है अर्जेंटीना के बीच में, ओके, एक MOU साइन हुआ है। अब वो MOU जो साइन हुआ है, क्या इसका मतलब क्या है भाई, लिथियम का जो संकेंद्रण होगा वो अर्जेंटीना में होगा। देखो एक कॉन्सेप्ट आप सुनते हो, उस कॉन्सेप्ट का नाम है लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो, ठीक है। यहां पे मैं बताता हूं, लिथियम ट्रायंगल, लिथियम ट्रायंगल, ओके। अब देखना, जब हम लोग लिथियम ट्रायंगल देते हैं तो लिथियम ट्रायंगल में आपके 3 कंट्रीज आती हैं, चिली, बोलिविया और अर्जेंटीना। ये 3 कंट्री आपकी इस लिथियम ट्रायंगल में आती है। और लिथियम ट्रायंगल से विश्व का आधे से अधिक 1/2+ आधे से अधिक जो उत्पादन होता है लिथियम का, इसी लिथियम ट्रायंगल से होता है। यानी लिथियम की वजह से क्या है, ये काफी स्ट्रेटेजिक कंट्रीज बन जाती हैं, ओके। अब अर्जेंटीना भाई इंपॉर्टेंट है। हमको पता है कि यार कि हम लोग ग्रासलैंड पेपर में आता है क्वेश्चन, ये ग्रासलैंड पंपास कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, डाउन्स कहाँ पे पाई जाती है, वेल्ड कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो हमारा बता दूं आपको, अर्जेंटीना में आपको पंपास ग्रासलैंड मिलता है, पंपास ग्रासलैंड। अब आपको करना क्या है, एक बार ग्रासलैंड गूगल करना है, अदर जो पंपास को छोड़ के जितनी भी ग्रासलैंड है, ठीक है, उन सबको तैयार करना है, इस फॉर्म में तैयार करना। कौन सा उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है, ठीक है, कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है,
इस हिसाब से आपको तैयार करना है। ओके, सेकंड, अर्जेंटीना के बारे में आपको जानना है। तो अर्जेंटीना में एक कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पैटागोनिया का डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट। ये क्या है? ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ये सब पेपर में पीआईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसे फैक्ट उठा ही नहीं रहा हूं ना जो पेपर में नहीं आया हुआ है। आप पेपर में खोजो, देखो क्या पैटागोनिया डेजर्ट के ऊपर क्वेश्चन बन के नहीं आया है? बिल्कुल आया है, आपको ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा, यहां पे अर्जेंटीना में ही एक लेक पाई जाती है, एक लेक पाई जाती है जिस लेक का नाम है, ये फैक्ट यहां पे बता देता हूं, ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो। ओके, ओजोस डेल सलाडो एक लेक है जो हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, जो अर्जेंटीना में पाई जाती है। ये क्या है? ये हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड है, इन द वर्ल्ड है। ओके, ठीक है, ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो इतनी सारी फैक्ट्स हमने देख लिया, किसके किस बीच में एमओयू हुआ है ये देख लिया, तो करेंट और ट्रेडिशनल पूरा देख लिया। लिथियम ट्रायंगल के बारे में देखो यहाँ पे लिखा है, ये आपका चिली हो गया, ये आपका अर्जेंटीना हो गया, ये आपका बोलिविया हो गया। लिथियम ट्रायंगल से क्या है? इस ट्रायंगल से 1/2 पहले ही बता दिया, हाफ प्लस एक से अधिक क्या है? हाफ, जो यूरेनियम का लिथियम का जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं से होता है। ओके, वो यहीं से होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो आपका है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, ध्यानचंद्र खेल, इसके पहले इसका नाम कुछ और था। ठीक है, बाद में इसका नाम कुछ और रखा गया। तो आप बताओ, यानी ये रखा गया ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो पहला होमवर्क कि मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार कब नाम रखा गया, पहले क्या नाम था? ठीक है, बहुत बवाल हुआ था, बता दो। अब देखो, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार में 2 पर्सनालिटीज को दिया गया। वो आपके हैं, एक चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और दूसरी क्या हो गया आपकी? ठीक है, रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दोनों लोग क्या हैं? ये दोनों लोग क्या हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये दोनों लोग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनको एक समान प्रदर्शन के लिए, एक समान उपलब्धि के लिए दोनों लोगों को की वजह से दोनों लोगों को क्या दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है। ओके, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। अब मैं क्या करता हूं, 5 मिनट में आपका रिवीजन करा देता हूं पूरी करंट अफेयर। ये वो करंट अफेयर है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आप रिस्क नहीं ले सकते हो। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देखा, अनुष्का यादव और अनुष्का पाठक, अदिति यादव को मिला। ठीक है, इसके बाद हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 देखा, जिसमें वो गंगा सिटीज को दिया गया है। वो कौन सी है? बनारस और प्रयागराज है। इसके बाद हमने प्रयागराज के बारे में थोड़ी सी फैक्ट जानने की कोशिश की, गंगा के बारे में थोड़े से फैक्ट पूछा और आपको 5 प्रयागों को होमवर्क दिया। एमएसएमईज के बारे में क्वेश्चन केवल यही इंपॉर्टेंट था करेंट में कि हाल ही में एमएसएमईज की संख्या के मामले में भी 3rd रैंक पे आ गया था और 9.4% जो एमएसएमईज का कंसंट्रेशन है वो यूपी में हो गया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में थी। तो एमएसएमई से संबंधित कुछ और भी फैक्ट्स आए थे, वो बता दिया। यूपी नेडा ने अभी 1 लाख करोड़ रुपए की 125 प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट करी थी। ठीक है, यूपी के टारगेट्स वगैरह बता दिया। बुंदेलखंड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, वो बता दिया। तो मैंने क्या किया, बुंदेलखंड से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन बन के आए थे वो सारा आपको करा दिया। स्टील के ऊपर केवल ये इंपॉर्टेंट था कि भैया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। ठीक है, फर्स्ट 3 पे कौन है वो बताया। होमवर्क में आपको एक दिया कि स्टील इंडस्ट्रीज को देख लेना है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका मैग्नीज है और सेकेंड जो आपकी औद्योगिक क्रांति थी, नगरीय क्रांति थी, उसके बारे में आपको समझा दिया। ग्लोबल फायर पावर को मैंने आपको समझा। ठीक है, रैंक 4 में 2 बार है लगातार। हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अभी एक एमओयू साइन हुआ है गुयाना के साथ। गुयाना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स थे वो समझे। बॉक्साइट पे एक होमवर्क आपको दिया। मूंगा चट्टान के ऊपर रखेंगे कि हाल ही में सबसे गहरी मूंगा चट्टान की खोज हुई है। ठीक है, क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। फिर कोरल रीफ्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय बाघ
संरक्षण प्राधिकरण इंपॉर्टेंट था, 50 साल हो चुका था, ठीक है। तो इसके बारे में इसी समय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को देखें, कई टाइगर रिजर्व्स को हमने देखा, कई टाइगर रिजर्व्स को होमवर्क मैंने दिया, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इसके बाद से तहरीक हुर्रियत को अभी बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? तो यूएपीए 1967 के तहत। ये सब हम लोग देखें। वित्त आयोग के बारे में देखें, कुछ यहाँ पे कुछ और कमीशन के ऊपर होमवर्क हमने देखा, ठीक है। फिर अभियान खंजर देखा, आपके लिथियम ब्लॉक को देखा, लिथियम त्रिकोण देखा, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार देखा। अभी कोई भी अनर्गल चीज करंट अफेयर में नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ा वो करते चलो। बाद में इसके अतिरिक्त जो 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो 1 स्टार तो कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। जो 2 स्टार, 3 स्टार टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके 3rd और 4th और 5th स्टार टाइप के क्वेश्चन थे, बेहद इंपॉर्टेंट टाइप के, जिसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हो। ये मैंने आपको करा दिया। अभी आप बिल्कुल इसके अतिरिक्त कोई जनवरी के करंट अफेयर नहीं देखने का। मैंने 3 मैगजीन पढ़ के, अब ना दृष्टि IAS की जो पत्ती वाली मैगजीन थी मैंने वो पढ़ी, क्रॉनिकल की मैंने मैगजीन पढ़ी, ठीक। अभी रिसेंट में घटना सर आया तो उससे अपडेट भी किया, ठीक है। तो ये 3 मैगजीन पढ़ के मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए, बहुत बेटर नोट्स प्रिपेयर किए। तो विश्वास रखो, विश्वास कायम रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे बनाऊंगा ही बनाऊंगा। उम्मीद करूंगा आपका बेटर सपोर्ट मिलेगा। यहां से एक चीज और ध्यान देना, यूपी पीसीएस के लिए हमने अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, यूपी आरओ के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप सब जरूर उस टेस्ट सीरीज से जुड़े। वो टेस्ट सीरीज एकदम नवीनतम टेस्ट सीरीज है। अभी जस्ट हमारा प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई पुराना टेस्ट सीरीज नहीं है कि हम पुरानी टेस्ट सीरीज वापस बेचना स्टार्ट करेंगे। तो नवीन टेस्ट सीरीज बन रही है, डिस्कशन भी उसमें है, तो उससे जुड़ सकते हो आप लोग। डिटेल्स के लिए आपको इस नंबर पे संपर्क कर लेना होगा। कुछ और क्वेरीज हो, वीडियो कैसी लगी है कंफर्म बताना है भाई आपको, ठीक है। देखो 6 दिन, मुझे 6 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी तो ये 1 घंटे में कंप्लीट हो गया, कुछ करंट अफेयर 1.5 घंटे चला जाएगा, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, मैंने शुरू में बोला 1.5 घंटे लगेंगे। जय हिंद, जय भारत।